My lovely students, welcome to Mathological. And in this session, we'll be discussing questions from SNAP Day 1. All 20 questions of quantitative aptitude that have appeared in the SNAP Day 1 first shift. सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सबका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे सो दैट जो एग्जाम दे के हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और बाकी सबके लिए भी बेनिफिशियल हो। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया है तो मेक श्योर टू पॉज एंड प्रैक्टिस एज वेल। क्वेश्चन सारे के सारे इजी थे, तो बहुत डूएबल क्वेश्चंस थे। और अगर सेशन पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल। And you can also join Telegram and WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation and make sure to be in touch। ठीक है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं प्रिपरेशन में, तो भी मेक श्योर टू बी इन टच। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। और जैसा पेपर आया है आज का स्नैप का, तो डेफिनेटली इससे तुम्हें बूस्टअप मिलेगा। तुम्हारा अगर आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, डेफिनेटली अपने सारे के सारे क्वांट के सिलेबस को कंप्लीट जरूर कर लेना, सारे टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कर लेना, फॉर्मूलाज सारे के सारे क्लियर होंगे और क्वेश्चन से घबराओगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को टैकल करोगे। जैसे भी हम आगे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे कई बच्चों ने शायद इसके लिए स्किप कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बट दैट क्वेश्चन वाज नॉट एक्जैक्टली ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एनीवे, स्टार्ट करते हैं और फिर हर एक बात को हर एक क्वेश्चन में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड सच दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो दिल्ली के लेटर्स को मैं अरेंज करना है सो दैट वॉवेल सारे के सारे साथ में हो। ठीक है, तो दिल्ली में वी हैव डी एल एच ई एंड आई। ई एंड आई आर द वॉवेल्स, तो वॉवेल्स को साथ में रखना है। जिनको साथ में रखना है उनको पहले ही साथ में कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितनी यूनिट्स हो गई, डी एल एच वॉवेल्स हो गए और ई और आई साथ में हो गए। सॉरी, डी एल एच कॉन्सोनेंट्स हो गए और ई और आई वॉवेल्स हमारे साथ में हो गए। टोटल यूनिट्स हैं 4 जिनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल। बट वॉवेल्स साथ में तो रहेंगे बट आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना भाई। ये भी हो सकता है कि डी एल एच आया फिर ई आई आया, या ई आई आपस में इंटरचेंज हो गए तो डी एल एच आई ई। ठीक है, कहीं पे भी आए बेसिकली, बट रहेंगे साथ में बट आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो इनको आपस में अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि आंसर आ जाएगा 24 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 48। ये हमारा सिंपल सा आंसर है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मेक श्योर कि तुम पी एंड सी और प्रॉबिलिटी दोनों के, मैंने 2 सेशंस लिए हुए हैं, स्नैप के प्लेट्स में तुम्हें मिल जाएंगे। उन सेशंस को कंप्लीटली देख लो, तुम्हारा पी एंड सी प्रॉबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी उतना टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट स्टार्ट का फर्स्ट हाफ तो देख ही लेना उन सेशंस का, सो दैट तुम्हारे इजी क्वेश्चन तो डेफिनेटली उतने से भी हैंडल हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 ऑन द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस बहुत ईजी थे, 3 4 5 6 यही ऑप्शंस गिवन थे, तो बस ऑप्शन से वैल्यू डाल के भी तो तुम चेकआउट कर सकते थे कि ऑप्शन 3 को पुट करोगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2। तो वो तो वैसे भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो एक्स को 4 पुट कर दो, सबसे आसान है। देखना, तो एक्स को 4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 4 माइनस 2 यानी कि 2 ऑन द बेस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, दिस विल बी 1, 2 प्लस 1 आंसर विल बी 3। तो यस, दिस इज करेक्ट और कहीं पे कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं है बिकॉज डोमेन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज प्रॉपरली सॉल्व करना कैसे होगा, अगर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हमें गिवन ही है यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ऑन द बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारा लॉग ऑफ सम वैल्यू एक्स है ऑन द बेस वाई है और ये गिवन है इक्वल टू जेड, तो यानी कि बाई डेफिनेशन बेस टू द पावर जेड विल बी इक्वल टू एक्स, यानी कि 2 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। और एक्स और एक्स माइनस 2 का प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो वैल्यूज के पीछे डिफरेंस हमारा 2 का है, तो या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो या सीधे देख लो कि डिफरेंस 2 का है तो एक्स 4 होगा, एक्स माइनस 2 2 होगा, 4 इंटू 2, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 4 आ गया। एक और सॉल्यूशन निकलेगा कि जबकि हमारा एक्स माइनस 2 हो और एक्स माइनस 2 माइनस 4 हो, तो निगेटिव में भी सॉल्यूशन रहेगा, तो एक्स कैन बी इक्वल टू 4 और माइनस 2, दो सॉल्यूशन आएंगे। बट एक्स इक्वल टू माइनस 2 हमारा लॉग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन क्या है कि एक्स हमारा जो है जिस वैल्यू का हम लॉग निकाल रहे हैं दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली एक्स माइनस 2 भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और हमेशा जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, तो डोमेन में हमेशा इनको अप्लाई करोगे। ठीक है, इस वैल्यू को अप्लाई नहीं करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे। एक्स शुड बी पॉजिटिव, एक्स माइनस 2 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। ओके, अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया होता तो फिर हम एक्स इंटू एक्स माइनस 2 को पॉजिटिव रखते, भले ही वहाँ पे एक्स नेगेटिव हो तब भी चलेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्स हमारा 4 आ रहा है तो एक्स इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा, एक्स भी पॉजिटिव है और एक्स माइनस 2 भी पॉजिटिव निकलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2 शुड नॉट बी द आंसर। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ आंसर्स कितने होंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही होगा, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू माइनस 2 हमारा आंसर इस केस में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train is running at a speed of 72 km per hour and it crosses a 160-meter long platform in 18 seconds. In how many seconds will it cross a 10-year-old child standing on the platform? तो 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है
18 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है ट्रेन और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है। स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि सारी चीज़ें मीटर्स में हैं, तो इंटू 5/18 कर दोगे, या वैसे ही याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 18 इंटू 4 72, यानी कि हमारा बेसिकली आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। और टाइम लग रहा है 18 सेकंड्स का, तो स्पीड हमारा है 20, टाइम है 18, 20 इंटू 18 360 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन। और इस 360 मीटर्स में जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ ट्रैवल करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रैवल करेगी। तो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ विच इज 160, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 200 मीटर्स। फिर क्वेश्चन पूछा है कि इन हाउ मेनी सेकंड विल इट क्रॉस अ 10-year ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 10 ईयर ओल्ड हो 20 ईयर ओल्ड हो फर्क नहीं पड़ता उससे, बट प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन इज ओनली क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ। अपनी लेंथ है ट्रेन की 200 मीटर्स, टाइम टेकन विल बी 200 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज 20, यानी कि 10 सेकंड्स विल बी द टाइम। ऑप्शन सी आंसर है। और इतना सब लिखना नहीं है, सीधे सीधे बातों को समझना है। देखो क्वेश्चन हमारा पढ़ लिया तुमने कि ट्रेन है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर विच इज 20 मीटर्स पर सेकंड, क्रॉस करिए एक 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करो तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 160 बाई 20 8 सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो जो 18 सेकंड्स इन टोटल लग रहा है, ये जो 18 सेकंड्स हमारा इन टोटल लग रहा है, दिस 18 इज 10 + 8। 8 सेकंड में क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को, 10 सेकंड में क्रॉस करेगी अपनी खुद की लेंथ को। और बाद में तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछ रहा है ना कि अपनी लेंथ को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो आंसर भी 10। बस इतना ही करना है। ऐसा चाहिए कैलकुलेशन जो हमने किया इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही देखना था हमें कि 8 सेकंड्स में ट्रेन इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, तो 10 सेकंड्स में इट विल क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ, और फिर बाद में अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो डेफिनेटली 10 सेकंड आंसर होगा। बाद में भी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होता, कुछ और कहानी होती, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, बट अदरवाइज नॉट। ओके, और कुछ और भी कहानी होती, फॉर एग्जाम्पल अगर कहता है 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो बस प्लेटफॉर्म का टाइम निकाल लेते, ट्रेन अपनी लेंथ को तो 10 सेकंड्स में ही क्रॉस करेगी, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकाल के उसको ऐड कर देते, तो भी बातें सिंपल ही रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 101 इज डिवाइडेड बाई 48। 7 टू द पावर 101 को डिवाइड कर रहे हैं किसे, 48 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हमारा रिमाइंडर आने वाला है। ये क्वेश्चन आंसर करना है तो रिमाइंडर नंबर सिस्टम में रिमाइंडर तो पड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हमें 7 टू द पावर 101 को 48 से डिवाइड करना है, तो पहले तो देखो 7 टू द पावर 1 होता है 7, 7 स्क्वायर होता है 49। ऐसे केस में हम कोशिश करते हैं 48 के जितना आसपास पहुंच जाए, तो 7 स्क्वायर इज 49 विच इज नथिंग बट 48 + 1। ठीक है, तो अगर 48 + 1 कि कोई भी पावर ले लो तुम, पावर n ले लो, और अगर इससे 48 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगर 48 - 1 टू द पावर n हो और इसको डिवाइड करेंगे 48 से, तब रिमाइंडर हमारा हमेशा -1 टू द पावर n आएगा, यानी कि डिपेंड करेगा n अगर इवन होगा तो +1 होगा, n ऑड होगा तो -1 होगा, यानी -1 + 48, वैसे हमारा रिमाइंडर निकलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे तो हमारा क्लियरली केस बन रहा है 48 + 1 वाला। तो अगर हम 7 स्क्वायर को डिवाइड करें, 49 को डिवाइड करें 48 से, रिमाइंडर आएगा +1। 49 की किसी भी पावर को डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा +1। तो हम लिख सकते हैं पावर 101 को 7 स्क्वायर टू द पावर 50 इंटू 7 टू द पावर 1, यानी कि हो गया ये 49 टू द पावर 50 इंटू 7, और डिवाइड करना है 48 से, रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो 49 टू द पावर 50 तो हमें 1 ही रिमाइंडर देगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 को 7 से, आंसर हमारा आ जाएगा 7, यानी कि एक्चुअल आंसर विल बी 7, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 इस केस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average weight of 25 children is 48 kg. When the teacher's weight is also included, the average weight becomes 49 kg. So what is the teacher's weight? Average weight हमारा 25 children का है 48 kg, और अगर हम टीचर के वेट को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज हमारा हो जाता है 49 kg. सो व्हाट विल बी टीचर्स वेट। ठीक है, तो अगर हमारा एवरेज 48 है, अगर तुम पूरा इक्वेशन बनाओगे जिसकी जरूरत तो नहीं है, बट अगर इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन बनेगा 25 × 48, सम ऑफ ऑल चिल्ड्रन का वेट प्लस टीचर का वेट मान लिया W। अब टोटल सम तुम्हारा कितना आ जाएगा, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितना होगा, 26 हो गया, 26 × 49 कर दोगे और सॉल्व करके W की वैल्यू निकाल लोगे। बट बेस्ट अप्रोच क्या है, क्योंकि हमारा एवरेज है 48 था इनिशियली जब सिर्फ बच्चे थे, नो वेट हैज इंक्रीज बाई, एवरेज वेट हैज इंक्रीज बाई 1 यूनिट, 1 kg से इंक्रीज किया है जब हमने टीचर को इंक्लूड किया है। तो टीचर का वेट विच इज 49 प्लस कितने बच्चे हैं 25 हैं, और हर एक का वेट 1 से इंक्रीज हो गया, यानी एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज हुआ, तो टोटल सम कितने से इंक्रीज होगा, 1 से, 1 × 25 से, 49 + 25 × 1, दिस विल बी आवर वेट ऑफ द टीचर विच इज 74 kg, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने टीचर का वेट ले लिया विच इज 49 प्लस, अब बचे हुए सब में एवरेज 1/1 है, 1/1 है, यानी कि टोटल सम में कितना डिफरेंस रहा होगा, 25 ज्यादा रहा होगा, तो 49 + 25 यानी कि 74 kg वेट रहा होगा टीचर का। क्या ये क्लियर है? एक और तरीका इसी बात को सोचने का ये हो सकता है कि देखो एवरेज हमारा 48 था, अगर टीचर का वेट भी 48 होता
तो हमारे एवरेज पे कोई फर्क आता नहीं आता, एवरेज हमारा सेम ही रहता, 48 ही रहता, इजंट इट सो? तो अगर टीचर का वेट 48 ही होता, एवरेज वुड ऑल्सो हैव बीन 48 ओनली। बट एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज किया है, कितनों के लिए? 26 टोटल पर्सन के लिए एवरेज 1 से इंक्रीज किया है। तो अगर एवरेज 1 से इंक्रीज किया है तो सम इंक्रीज क्या होगा? 26 से 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन विच इज 26 नाउ, 25 स्टूडेंट और एक टीचर, तो टोटल वेट हो जाएगा हमारा टीचर का 48 + 26 विच इज 74। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करोगे, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसे सॉल्व भी करना पड़े तो हमेशा ये ध्यान रखो कि इसको भी ब्रेक करो। ऐसा नहीं करना 25 × 48 करने लगो और 26 × 49 करने लगो। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ब्रेक करो, 49 को ब्रेक कर दो 48 × 1 में, ऐसे लिख लो 25 × 48 प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 26 × 48 प्लस 26। अब ये कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, जब इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 48 कॉमन आ जाएगा, 26 - 25 बचेगा और प्लस 26 हो जाएगा। 48 × 1 यानी 48 प्लस 26 यानी कि आंसर आ जाएगा 74। तो चीज़ों को आसान भाषा में लिखो दैट यू कैन सॉल्व देम मच ईजियर इन मच ईजियर वे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अ साइंटिस्ट मेड अ फ्यू concentric circles in an agricultural field. The radius of the fourth and fifth circle was 6 and 8 meters respectively. To find the area of the region between fourth and fifth circles in square meters. तो हमारे दो सर्कल्स के बारे में बात कर रहा है, फोर्थ सर्कल एंड फिफ्थ सर्कल, एंड दीज आर concentric सर्कल्स, यानी कि सेंटर सेम है दोनों का, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल यानी फोर्थ सर्कल इज 6 एंड आउटर सर्कल का रेडियस है 8। और क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच का जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रीजन। सिंपल है, एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी, रिंग है एक तरह का, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई होगा 22/7 और कैपिटल आर है हमारा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, यानी 64 माइनस 49, एक सेकेंड 6 एंड 8 था, क्या कर दिया है, 7 को लिख दिया। ठीक है, तो 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 68 माइनस 36 यानी 28 आ जाएगा, 22/7 इंटू 28, 7 4 द 28, 22 इंटू 4 यानी कि 88 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शंस जो गिवन है ये अपनी तरफ से मैंने दिए हैं, ये एग्जाम में क्या ऑप्शंस आए थे वो डिफर करेंगे। हाँ, करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली आया होगा, बट बाकी ऑप्शंस में चेंज हो सकता है। ओके, क्या ये बात क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60% आर इंजीनियर्स एंड 40% आर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। 30% of the engineers have an MBA degree and 50% of management graduates have an MBA degree as well. So what is the probability that a randomly selected student from the college holds an MBA? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है 100 स्टूडेंट्स इन टोटल है, जब 100 है तो परसेंटेज वैल्यूज हमारी एक्चुअल वैल्यूज होंगी, तो 60 आर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स विल बी 40 एंड 30% ऑफ द इंजीनियर्स हैव एन MBA डिग्री, यानी कि आउट ऑफ दीज 60 30% हैव एन MBA डिग्री एज वेल। तो MBA कितने हो जाएंगे, 60 का 30%, 60 × 3 / 10 यानी कि 6 × 3 18 हो जाएंगे, 18 हैव एन MBA डिग्री। सिमिलरली 50% ऑफ द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, यानी कि हाफ ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स विच इज इक्वल टू 20 ऑल्सो हैव एन MBA डिग्री। टोटल MBA कितने हो जाएंगे, 18 + 28 20 38 MBA ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, MBA स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, 38 होल्ड एन MBA और टोटल है 100, तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी विल बी 38/100। 38 are favorable outcomes and 100 are total outcomes, तो आंसर will be 38/100 which is equal to 0.38. Option D will be the answer. Okay. Next question. In a society, 130 people read Economic Times, 130 people read Mint, and 90 people read Business Standard. Among them, 10 people read all the 3 newspapers. Additionally, 60 people read both Economic Times and Mint. 40 people read both Economic Times and Business Standard. And 30 people read both Business Standard and Mint. So how many people in the society read exactly one newspaper? Now, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें कई बच्चों से गलती हो जाती है। गलती क्या होती है, यहाँ पे गलती होता है, तुम बोथ को मिस इंटरप्रेट करते हो कई बार। ठीक है, इस पर बार बार हमने डिस्कशन किया है। ये सबसे पहले तो वेन डायग्राम का सिंपल सा मामला है। वेन डायग्राम्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, 3 सर्कल्स और 3 सेट्स। तो फर्स्ट सेट में पर्सन्स हु आर रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स, सेकेंड सेट पर्सन्स हु आर रीडिंग मिंट, एंड थर्ड सेट हु आर रीडिंग बिजनेस स्टैंडर्ड। कितने पर्सन्स हैं, ET रीड करने वाले 130, मिंट वाले 130 अगेन, और 90 हु रीड बिजनेस स्टैंडर्ड। 10 गिवन है हमें कि 10 पीपल रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो 10 तो सेंटर में आ गया। फिर कह रहा है कि 60 पीपल रीड बोथ इकोनॉमिक टाइम्स एंड मिंट, तो ET और मिंट पढ़ने वाले 60 हैं। ठीक है, जब भी ये बात कहे तो हमेशा ये समझना है दिस 60 रिप्रेजेंट्स कॉमन सेट बिटवीन ET एंड मिंट। ये नहीं कह रहा है कि ओनली ET एंड मिंट, बोथ बट नॉट ओनली टू। ठीक है, बोथ बट नॉट नेसेसरीली टू।
ये दोनों पढ़ते हैं तो पक्का है, बट सिर्फ यही दोनों पढ़ते हैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। सो दीज 60 पीपल रीड इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मिंट, बट सम ऑफ देम माइट ऑल्सो भी रीडिंग बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये 60 हमारा टोटल वैल्यू है फॉर दिस रीजन। तो हमारा 60 माइनस 10 50 वैल्यू आएगा फॉर दोज हु आर रीडिंग ईटी, हु आर रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एंड मिंट ओनली, क्लियर है। सिमिलरली 40 रीड बोथ ईटी एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, तो ईटी और बिजनेस स्टैंडर्ड टोटल 40 है, 40 माइनस 10 30 आ जाएंगे, वो रीड ओनली ईटी एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। Similarly, 30 read business standard and mint, so only 20 will be there who are reading business standard as well as mint only. Okay, so हमारे कितने बचे ओनली ईटी वाले? 50 प्लस 10 60 प्लस 30 90, 90 सब्ट्रैक्ट करो 130 में से, 40 रीड ओनली ईटी। सिमिलरली 50 प्लस 30 80, 50 रीड ओनली मिंट, और 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में से, 30 रीड ओनली बिजनेस स्टैंडर्ड। तो 40 प्लस 30 प्लस 50 क्या वैल्यू आ गया हमारा? वो रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। 40 plus 30 plus 50, this number is equal to 120. So 120 are there who read only one newspaper. Option C हमारा आंसर होगा। ओके, क्लियर है। और अगर तुमने गलती किया होगा तो 60 आंसर आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes A and B can fill a tank completely in 15 and 20 minutes respectively, while another pipe C can empty the tank in 10 minutes. If all the three pipes A, B and C are opened simultaneously, then how much time will it take to fill or empty the tank? सिंपल क्वेश्चन है, बस टाइम एंड वर्क लगाना है स्ट्रेट अवे। अंडा ए बी सी, ए कैन फिल इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, बी इन 20 मिनट्स एंड सी इन 10 मिनट्स। तो सी तो निगेटिव वर्क कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? वर्क हमारा आ जाएगा 60, वर्क आ गया 60 मिनट्स। ए की एफिशिएंसी कितना होगा? 60/15 विच इज 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 60/10, बट निगेटिव में आएगा -6, -6 आ जाएगा बिकॉज सी तो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। और तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना वर्क करेंगे? ए पॉजिटिव +4, बी पॉजिटिव +3 एंड सी नेगेटिव -6। तीनों का ऐड करोगे 4 + 3 7 -6 यानी कि +1। तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, यानी कि इफेक्टिवली व्हेन ऑल थ्री आर वर्किंग टुगेदर तो फिलिंग होगा, एम्प्टी थोड़ी होगा। फिल होगा क्योंकि +1 आ रहा है, -1 आता तो एम्प्टी होता, ठीक है। तो कितने टाइम में फिल करेगा? 60 टोटल वर्क है, 60/1 यानी कि इन 60 मिनट्स इट विल बी फिलिंग द टैंक व्हेन ऑल थ्री आर वर्किंग टुगेदर। तो 60 मिनट्स टू फिल, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sum of money is invested at 10% interest for 2 years. If the difference between the compound interest and simple interest is rupees 150, so we have to find the sum of money invested. Rupees 150 is the difference after 2 years in CI and SI. तो 2 years का CI और 2 years का SI का डिफरेंस हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 150। और इंटरेस्ट हमारा सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है इंटरेस्ट रेट का 10%, 10% वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम 100 वैल्यू एज्यूम करें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो 10% कितना होता है? 10% इज बेसिकली 1/10, 1/10 इजंट इट सो? तो प्रिंसिपल का 1/10 इंटरेस्ट बनेगा हमारा। तो इफ, क्योंकि दो टाइम पीरियड की हम बात करें, 2 ईयर्स की बात करें, तो 100 इनिशियल वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया। तो इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 100/10 यानी 10 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी 10। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली। और सेकेंड ईयर में जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 10 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितना? इसका 10% है, 10/10 विच इज इक्वल टू 1। और यही जो बना रहा है हमारा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ठीक है। क्योंकि पहला कॉलम हमारा कॉमन है CI और SI में, तो यही डिफरेंस है। इसी 1 की वैल्यू में गिवन है 150। तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 150 रुपीज़, तो 100 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 150 विच इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पे तो देखो चीज़ें बहुत आसान थी, बट अगर क्वेश्चन में कोई डिफरेंट परसेंटेज गिवन होगा तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 15,000 हमारा आंसर हो गया, ओके। इस क्वेश्चन में तो हमें वैसे ही पता है कि 10% है। 10% का इतना सिंपल मामला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2 ईयर्स का 20%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? सक्सेसिव लगा लो, 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21%। तो डिफरेंस आया हमारा 1% ऑफ प्रिंसिपल। 1% ऑफ प्रिंसिपल आ गया 150, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 150 × 100, 15K। ये तो ऐसे भी हो जाएगा, ओके। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Find the area of the triangular park in square meters with the length of the three sides given as 13, 14 and 15 meters respectively. तो अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है तो सिंपल है, हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, which is equal to area of the triangle is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C, जहाँ पे कि S हमारा है सेमी पेरीमीटर और A B C है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सही पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में क्या आएगा? 13, 14, 15 है, तो सम विल बी इक्वल टू 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2 विच विल इक्वल टू 14 + 28/2 यानी 21।
21s आ गया, तो हमारा एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 विच इज़ 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 21 में 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 को पहले ही बाहर निकाल लो, तो इनसाइड द स्क्वायर रूट विल बी 3 इंटू 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48 इंटू 3 144, स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, तो 7 इंटू 12 यानी कि 84 विल बी आवर एरिया। आंसर विल बी 84, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, बट जब भी कभी हमें किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज ऑफ साइड्स हमें इंटीजर्स में दिया होगा, तो वहाँ पे हमेशा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा बन रहा होगा, यानी कि वहाँ पे हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी तुम्हारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल भी मैं दिखा देता हूँ, बाकी सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है, बट वो भी एक बार शक्ल देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यूज मिली ऑफ द साइड्स। और सबसे पहले तो याद करो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अपने, ठीक है। 13 एक वैल्यू दिख रहा है, इससे कुछ याद आ रहा है, 5 12 एंड 13 पॉपुलर पाइथागोरन ट्रिपलेट। और एक हमारा होता है 3 4 5, 15 ये जो दिख रहा है 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सबको 3 से, तो 9 12 एंड 15, तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे 5 12 13 एंड 9 12 एंड 15, ठीक है। अब 13 दिख रहा है, हमें 15 दिख रहा है, और ये 12 जो कॉमन दिख रहा है यही हमारा एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का। तो एक साइड में बनाया 13, एक साइड में बनाया 15, 12 विल बी और एल्टीट्यूड, 13 और 12 से नीचे आ गया 5, 12 और 15 से बेस में हो गया 9, और 5 + 9 इज इक्वल टू 14। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से आंसर भी दिख रहा है हमको। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे जब हम तीनों लेंस गिवन है, तो क्यों ये तामझाम करेंगे, बट कभी कभी ये चीज़ कभी एंडी आ सकता है किसी क्वेश्चन में। तो 12 इज अवर एल्टीट्यूड, 14 इज बेस, तो 14 × 12/2 विच इज इक्वल टू 84। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। इस क्वेश्चन में ऐसा ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी लगनी ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि tan अल्फा दिस इज इक्वल टू 1/cot अल्फा, या फिर cot अल्फा दिस इज इक्वल टू 1/tan अल्फा। ठीक है, हमें दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा, और पूछा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, तो सीधे से स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते हैं क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, यानी 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू cot अल्फा। राइट हैंड साइड में 4 स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी है, ये टर्म क्या आ जाएगा, tan अल्फा इंटू cot अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओनली, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। या तो ऐसे शक्ल देख लो इसकी, सॉल्व हो जाएगा, या फिर ऐसे सोचो कि हमारा cot अल्फा, tan अल्फा को मान लो x, cot अल्फा हो जाएगा 1/x, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो फिर पूछ रहा है क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो अगर तुमने थोड़े भी सवाल किए होंगे अलजेब्रा के x प्लस 1/x में, तुम्हें पता होगा x प्लस 1/x अगर 4 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। आंसर ऑप्शन सी है। ओके, next question, find the maximum value of water that can be carried in a right circular cylinder with a base radius of 7 meters and a height of 1 meter। साथ में हमको क्वेश्चन को आसान करने के लिए 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भी गिवन है 1000 लीटर्स। अदरवाइज ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये वाटर के लिए है। ठीक है, कोई और लिक्विड होगा तो उसकी डेंसिटी मैटर करेगी। और अदरवाइज साथ में ये भी कि 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब दिस इज इक्वल टू 1 ml। सेंटीमीटर क्यूब और ml में वैल्यूज इक्वल है, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाटर दैट कैन बी कैरीड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, जहाँ पे कि बेस रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई इज 22/7, r इज 7, तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1, 7 से गया 7, 22 इंटू 7 इज 154 मीटर क्यूब, और क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, तो इंटू 1000 यानी कि हमारा वॉल्यूम दैट इट कैन कैरी इज 154,000 लीटर्स। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। ओके, next question, sum of n terms of an arithmetic progression is given by Sn is equal to 3n square minus 2n, then we have to find the fifth term of the arithmetic progression। sum of n terms is given as equal to 3n square minus 2n। तो एक लंबा तरीका हो गया कि पहले हम s1 निकालें, फिर s2 निकालें, फिर s3 निकालें, फिर s4 निकालें, फिर s5 निकालें। बट ईजी तरीका क्या होगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फिफ्थ टर्म पे। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, तो अगर हमें सम गिवन है n टर्म्स का, तो एक बात बताओ, अगर हमें सम ऑफ 4 टर्म्स गिवन हो और सम ऑफ 5 टर्म्स गिवन हो,
तो सम ऑफ 4 टर्म्स में क्या होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा। और सम ऑफ 5 टर्म्स में क्या होगा, S4 तो है ही है, साथ में 5th टर्म है, यही तो है। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट S4 फ्रॉम S5, S5 माइनस S4 इज नथिंग बट T5 ओनली। बस इतना ही तो करना है, बस S4 निकाल लो, S5 निकाल लो। S4 कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 4 पुट करो, तो दिस विल बी 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, 60 इंटू 3 48 माइनस 8 40 आ जाएगा। S5 पुट n इज इक्वल टू 5, पुट n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, यानी कि 75 माइनस 10 65, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 25। 25 विल बी टर्म नंबर 5। क्लियर है, इसी से हम S5 निकालेंगे, हमें और तो कुछ निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। या फिर अगर कुछ और क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होता तब फिर हमें S1 S2 निकालने पड़ते, क्योंकि S1 से हमें पहला टर्म मिल जाता। S1 क्या बता रहे हैं हमको, S1 विल बी 3 इंटू एन 1 स्क्वायर यानी 3 माइनस 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 ही आएगी, तो S1 इज इक्वल टू 1 यानी कि T1 इज इक्वल टू 1, पहला टर्म 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो सिर्फ S1 और S5 को देख के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते देख लेते हैं, कि S1 हमारा आ रहा है इक्वल टू 1 और S5 आ रहा है 65। ठीक है, और S5 होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पे कि क्या है, 2a प्लस 1 माइनस 1 डी टाइम्स डी क्या है, a प्लस nth टर्म, यही तो है बेसिकली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो बस पुट कर दो, S5 हमारा फर्स्ट टर्म तो S1 ही होगा, S5 यानी 65 इज इक्वल टू n क्या है 5 है, 5/2 इंटू 1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि T5। सॉल्व कर लो इसको, तो आ जाएगा T5 हमारा इक्वल टू 65 इंटू 2 5 माइनस 1, 13 इंटू 26 माइनस 1 25। ऐसे भी देख सकते थे, ये भी एक तरीका है देखने का समझने का। ठीक है, एक और तरीका समझते हैं, क्योंकि हमें Sn पता है होता है इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, बातों को समझते चलो अपने एंड पे। तो Sn हमारा दिया है 3n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब इसकी शक्ल को ध्यान से देखो, n एक बाहर दिख रहा है ना, तो यहाँ से भी एक n बाहर निकालो, तो n जैसे ही बाहर निकालोगे अंदर शक्ल क्या आएगी, अंदर बचेगा 3n माइनस 2। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बाहर n नहीं है, n/2 है, डिवाइड करो 2 से और मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, अब क्या बचा, n/2 बाहर आ गया, अंदर बचा 6n माइनस 4, n/2 इंटू 6n माइनस 4। अब यहाँ पे अंदर आ रहा है n माइनस 1, तो इसको और प्यारी तरह से लिख सकते हो, n/2 6n माइनस 6 लिखो और प्लस 2 करो, क्योंकि 6n है। अब हमें n माइनस 1 कॉमन लेना है, तो 6n में से 6 घटाओगे तभी तो n माइनस 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 प्लस 2। अब मामला ठीक है। ठीक है, तो अब इसको लिखो अच्छे से, थोड़ा सा लिखना नहीं है, तुम्हें समझना है, पर अभी लिखने के लिए, अभी तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट तुम एग्जाम में क्या है शक्ल देख के समझ जाओगे। n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब कंपेयर करो दो चीज़ों को, 2a आ रहा है 2, n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है n माइनस 1 इंटू 6, यानी कि d आ रहा है 6 और a आ रहा है 1। तो d अगर 6 है, a अगर 1 है, तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा, T5 हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 6, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि 25। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. A shopkeeper purchased certain number of apples for rupees 60,000. He sold 3/5 of them at a profit of 15%. So at what profit or loss should he sell the remaining apples to earn a profit of 10% overall? Question कह रहा है कि certain number of apples he purchased at rupees 60,000. 350 sold at a profit of 15%. So at what profit or loss should he sell the remaining apples to earn a profit of 10%? तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 15% पे 3/5 को सेल किया है, 2/5 जो बचा हुआ है उसको कितने प्रॉफिट या लॉस पे सेल करना चाहिए, सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट इज 10%। ठीक है, तो बेसिकली वेट एवरेज का मामला है। ठीक है, यहाँ पे 60,000 की ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अमाउंट नहीं निकालना, हमें तो परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा, अगर टोटल एप्पल्स 5 परचेज किए उसने, ठीक है 5 यूनिट्स परचेज किए, तो आउट ऑफ 5 दीज 5 यूनिट्स 3/5 यानी कि 3 यूनिट्स एप्पल्स को ही हैज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। रिमेनिंग 2 यूनिट्स को ही हैज टू सेल लेट अस से एट x% प्रॉफिट, बट ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। तो 10% एवरेज आ रहा है हमारा, टी को सेल किया 15% से, 2 को सेल किया x% से, एवरेज ले लो। ठीक है, तो 3 इंटू 15 प्लस 2 इंटू एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो 3 इंटू 15% प्लस 2 इंटू x% एंड दिस डिवाइडेड बाई 5, एवरेज हमारा 10 आना चाहिए।
साइन का ध्यान रखना, क्योंकि अगर लॉस होता है यहाँ पे तो -10 आता है, ठीक है। तो 10 आ गया हमारा, सॉल्व कर लो इसको। तो 3 × 15 यानी 45 + 2x, दिस इज इक्वल टू 50। तो 2x इज इक्वल टू 50 - 45 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x अगर 5 है तो x हमारा हो जाएगा 2.5% विद अ पॉजिटिव साइन, यानी कि प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 2.5%। ओके, तो या तो एवरेज लेते हैं ऐसे, या फिर एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन से भी वैसे ही हो जाएगा। एलिगेशन से कैसे होगा कि पहला पार्ट जो हमारा 15% पे सेल कर रहा है 3/5 को, बचे हुए 2/5 को मान लो सेल कर रहा है x% से। एवरेज आ रहा है हमारा कितना, एवरेज आ रहा है 10%। ओके, अब एक बात बताओ, एवरेज अगर 10% है, अगेन साइन का ध्यान रखना, ठीक है। तो एवरेज अगर 10% है तो हमारा जो x है दैट शुड बी लेस देन 10, क्योंकि एक वैल्यू 15 है, 10 से ज़्यादा है, तो सेकंड वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10, तभी तो एवरेज हमारा 10 आएगा। तो 15 - 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और x हमारा 10 से छोटा होगा, तो 10 - x करोगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10 - x और 5 का जो रेशियो है दैट शुड बी रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 3/5 एंड 2/5। और क्वांटिटीज का रेशियो क्या है, 3:2। 2 की वैल्यू 5 है, यानी कि 1 की वैल्यू 2.5 होगी, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2.5, यानी कि विल बी इक्वल टू 7.5। तो 10 - x अगर 7.5 है तो x हमारा हो जाएगा 10 - 7.5, यानी कि 2.5%। अगेन रिमेंबर द साइन, साइन का ध्यान हमेशा रखना, अदरवाइज थोड़ा सा क्वेश्चन बेटर किया तो वहाँ पे साइन की गलती कर दोगे और गलत ऑप्शन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, बट अगर लेटर से वहाँ पे लॉस होता या -10% होता तो फिर चीज़ें बदल जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, then what time will they change simultaneously again? तो क्या हो रहा है, simultaneously एक साथ चेंज किए 7 AM पे, नेक्स्ट टाइम कब चेंज करेंगे एक साथ, जबकि हमें वैल्यू मिलेगा एलसीएम का 48, 72 एंड 108। कब चेंज करेंगे, जब भी हमें मल्टीपल मिलेगा इनके एलसीएम का, यानी कि एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, इनका एलसीएम लेना है हमें, और उसका कोई भी मल्टीपल होगा उतने टाइम के बाद में तो ये लाइट साथ में ही चेंज करेंगी, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 48 है 12 × 4, 72 है 12 × 6 और 108 है 12 × 9। तो 12 तो डेफिनेटली एलसीएम में आने वाला है। बची हुई वैल्यूज़ का एलसीएम लो, 4, 6 और 9 का। 4, 6 और 9 में भी 4 और 9 का एलसीएम ले लो, 4 × 9, क्योंकि 4 और 9 को प्राइम है आपस में, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस इनका एलसीएम ले लो, 4 × 9 ही होगा एलसीएम, ठीक है। और क्योंकि 4 × 9 का फैक्टर है 6, तो अब और एडिशनल कुछ देखना नहीं है, तो 4 × 9 × 12, 36 × 12, 432 seconds विल बी आवर एलसीएम। तो सबसे पहली बार आफ्टर 7 AM they will again change simultaneously after 432 seconds, which is basically 432/60, जो कि आ रहा है 7 minutes and 12 seconds। तो ऐड कर दो, आंसर विल बी 7, 7, 12, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर कब होगा, अगेन 7 और 12 ऐड करोगे तो 7, 14, 24 AM सेकेंड टाइम होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही ऐड करते रहो। तो एनी मल्टीपल ऑफ एलसीएम उतने टाइम के बाद में बार बार चेंज होगा। अगर क्वेश्चन पूछता 1 घंटे में कितने बार होगा, तो देख लो 8 टाइम्स तो हो ही रहा है, हाँ 80 टाइम्स होगा इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद के 1 घंटे में 8 टाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a work in 12 days while B can complete the same work in 18 days. They both started working together and A left 2 days before the completion to find the number of days taken in completing the work. A complete करता है work in 12 days, B completes the work in 18 days, तो time taken by them is 12 and 18। वर्क एज्यूम कर लो, इन दोनों का एलसीएम 36 आ गया। अगर वर्क हमारा 36 यूनिट्स है तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 36/12 यानी कि 3 यूनिट्स, बी क्या आ जाएगी 36/18 यानी कि 2 यूनिट्स। दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेंगे, 5 यूनिट्स काम करेंगे इन 1 डे। बट क्वेश्चन में साथ में काम शुरू तो कर रहे हैं वो, पर एंड में क्या हो रहा है, ए इज लिविंग 2 days बिफोर द कंप्लीशन, 2 days बिफोर द कंप्लीशन, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा केस हो कि किसी ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया या कुछ दिन स्टार्ट में बाद में काम शुरू किया, तो हमेशा क्या करो कि उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई तुम 2 दिन और काम करो, ठीक है। काम तो कंप्लीट हो गया हमारा, बट क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन सिंपल करना है तो हम ए से कहेंगे तुम 2 दिन और काम करो, ठीक है। तो टोटल काम हमारा 36 ही होना था, वो तो वैसे भी हो रहा है, बट क्योंकि ए एडिशनल काम हम ए से 2 दिन करवाएंगे, ए 2 दिन में कितना एक्स्ट्रा वर्क करेगा, ए इज वर्किंग 3 यूनिट्स एवरी डे, तो ए 2 दिन में करेगा 3 × 2 यानी कि 6 एडिशनल वर्क करेगा। अब टोटल वर्क हुआ इतना, और अब डिवाइड कर दो, क्योंकि अब दोनों ने साथ में काम किया है, हमने ए से एक्स्ट्रा काम करवा लिया, तो डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू आ जाएगा 42/5 विच इज इक्वल टू 8.4 डेज। हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ए से कहा कि तुम 2 दिन जो आखिर में तुम छोड़ रहे हो काम, जो भी वजह हो तुम्हारा, तुमको पैसा मिलेगा, तुम आखिरी के 2 दिन फिर से काम करो, ठीक है। तो वो काम ए भी कर लेगा आखिरी के 2 दिन, तो हमें पता है कि पूरे टाइम ए और बी दोनों ने काम किया है। बट सिंस
वर्क वॉज ओनली 36 यूनिट्स, तो ए से जो एक्स्ट्रा काम करवाएंगे इसको वर्क में ऐड करना पड़ेगा। तो 36 प्लस 6 42 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 5, तो 42/5 यानी कि 8.4 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। कभी भी इस क्वेश्चन में इस तरह से नहीं सोचना है कि हमने ये सोचा कि आखिरी के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया है, ठीक है, और फिर पहले 5-5 काम करते रहे, तो मतलब कुछ और दिमाग में लगाओगे तो गड़बड़ होगा मामला। या तो फिर इक्वेशन बना लो। सेकंड मेथड ये है कि इक्वेशन बना लो कि मान लिया हमने कि एक्स दिन दोनों साथ में काम किया, ठीक है, या फिर टोटल एक्स दिन में वर्क कंप्लीट हो, क्योंकि एंड में हमें नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क ही निकालना है। तो एक्स डेज में अगर वर्क कंप्लीट हुआ है तो ए ने वर्क किया होगा x-2 डेज, यानी कि 3 × x-2, और बी ने वर्क किया होगा x डेज, यानी कि 2 × x, और टोटल वर्क हो गया 36। अब इसको सॉल्व करो, 3x + 2x आ गया 5x, ये जो -6 है ये उस तरफ जाके प्लस ही होगा, वही तो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 36 + 6, यानी कि x इज इक्वल टू 42/5। तो इक्वेशन भी यही करती है अंत में जाके, ये से एक्स्ट्रा वर्क करवा लेती है, वही हम पहले ही कर रहे थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। Rahul said to Priya, if I double my age and add it to your age, the sum will be 55. Priya replied, if I triple your age and add it to mine, the sum will be 80. तो find the age of Rahul and Priya respectively. Very simple question. राहुल ने प्रिया से कहा है कि अगर मेरी एज डबल करूं और तुम्हारी एज में ऐड कर दूं तो सम हो जाएगा 55। तो अगर राहुल की एज आर है तो डबल ऑफ हिज एज विल बी 2r प्लस एज ऑफ प्रिया, दिस सम इज इक्वल 55। दिस ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, इफ आई ट्रिपल योर एज, प्रिया कह रही है तुम्हारी एज को ट्रिपल करके अपनी एज में ऐड करूं, यानी कि 3r प्लस p, दिस इज इक्वल टू 80। इतनी सिंपल इक्वेशन है प्यारी सी। सेकंड में से पहली को घटा दो, ठीक है, तो p तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3r - 2r बचेगा, r इज इक्वल टू 80 - 55 यानी 25। राहुल की आ जाएगी 25, 2r विल 50, p आ जाएगा 5, r 25 हो गया तो फिर p 5 आ गया, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रिया तो छोटी बच्ची है क्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, राहुल की आ जाएगी 25 और प्रिया की आ जाएगी 5। सिंपल क्वेश्चन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an election, 20% of the votes polled were declared invalid. Candidate A received 50% of total valid votes. Candidate B secured 30% of the remaining valid votes. If candidate B received 12,000 votes, 12,000 valid votes, तो find the total number of votes polled. 20% votes तो invalid है। और लास्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इंक्लूडिंग इनवैलिड ऑब्वियसली, ठीक है। 20% वोट्स तो इनवैलिड नहीं करेगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हम मान लेते हैं V, तो 20% इनवैलिड है यानी 1/5 इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 4/5। दिस इज अवर वैलिड वोट्स। देन आउट ऑफ द वैलिड वोट्स कैंडिडेट ए को मिले हैं 50%, तो बचे कितने, अगर ए को 50% मिले हैं तो बच गए हमारे रिमेनिंग 50%, और बी को मिले हैं 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ रिमेनिंग, टोटल का नहीं, रिमेनिंग वैलिड वोट्स का, ठीक है। तो बी को 30% ऑफ रिमेनिंग वैलिड वोट्स मिला। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि जो मिला है बी को कितना मिला है, वो रिमेनिंग का मिला है, वो वैलिड का मिला है, वो टोटल का मिला है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमेशा, क्योंकि उस पर ही हमारा आंसर डिपेंड करेगा, और उसमें गलती करोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बी को मिला है 30% और रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा है 50% वैलिड वोट बचा है, उसका 30% मिला है 50%, यानी कि वैलिड का 1/2 पहले ही कर दिया। अब इसका 30% भी इंटू 3/10, और दिस इज इक्वल टू बीज वोट, और बी का वोट कितना है 12,000, 12,000। अब सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काटा, यहाँ 2 कटा, यहाँ पे 5 बचा, तो 3v/25 इज इक्वल टू 12,000 या 12K, ठीक है। 3 से और काटा, ये 4K बचा, तो v इज इक्वल टू 4K इंटू 25 यानी कि 100K, 100,000 हमारा टोटल वैलिड वोट्स आ जाएगा, सॉरी टोटल पोल्ड वोट्स आ जाएगा, भी हमारा पोल्ड वोट्स था, टोटल पोल्ड वोट्स आ जाएगा, और क्वेश्चन है पोल्ड वोट्स ही पूछा है। अगर वैलिड पूछा तो हम पहले भी मान लेते हैं, तो पहली लाइन का कोई मतलब ही नहीं होता उस केस में, ओके, ठीक है। या फिर उल्टा जा सकते थे कि हमें पता है कि 30% रिमेनिंग आर 12,000, तो 12,000 30% है, तो 12,000 इंटू 10/3 किया, तो यानी कि हमें रिमेनिंग वैलिड वोट्स मिल गए, और ये एक्चुअल में कितना है, क्योंकि 50% पहले ही मिल चुके हैं ए को, तो दिस इज 50%, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी कि दिस इज इक्वल टू वैलिड वोट्स, और 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% यानी कि 1/5 वर इनवैलिड, तो यानी कि 5 में से 1 इनवैलिड थे, 4 वैलिड थे, तो ये 4/5 की वैल्यू है, तो इंटू 5/4 कर दोगे, दिस विल बी अवर टोटल वोट्स पोल्ड, ओके। आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, जितना सिंप्लीफाई बन पाए, 3 से कटा, यहाँ पे बचा 4,000, और फिर 4 से बचा 1,000, तो 1,000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख हमारा टोटल वोट्स हो जाएंगे, टोटल वोट्स पोल्ड। Next question. A company's profit in lakhs of rupees is given by the quadratic function y is equal to 2x square minus 12x plus 30, where x represents the quarter of the year. To find the value of the quarter and profit respectively for the quarter in which the profit of the company is minimum. तो प्रॉफिट हमें चाहिए मिनिमम, प्रॉफिट गिवन कैसे है, प्रॉफिट हमारा कंपनी का गिवन है बाई ए क्वाड्रेटिक फंक्शन,
ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर प्रॉफिट गिवन है तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू मिनिमम कब होगा? शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, अगर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस होगा व्हेन ए इज पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है। सेकंड केस बनेगा व्हेन ए इज नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो फिर हमारा ग्राफ होगा अपवर्ड्स यू टाइप का, अपवर्ड पैराबोला होगा, और सेकंड केस में हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, जब हमारा अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ होगा तो वहां पे एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो मैक्सिमम तो प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी अगर हमारा ए पॉजिटिव है, और दैट मिनिमम विल बी एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगा हमारा, वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर ए, जहाँ पे डी है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और अगर ए लेस देन जीरो है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो चाहे मिनिमम हो पहले वाले केस में या मैक्सिमम हो दूसरे वाले केस में, दोज विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और मैक्सिमम वैल्यू भी होगा हमारा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा पहला केस है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी, तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे? मिनिमम वैल्यू विल बी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और बी हमारा है माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ऑफ माइनस ट्वेल्व, और ए हमारा है टू डिवाइडेड बाई टू इंटू, तो 12/4 यानी कि 3 हमारा एक्स की वैल्यू आएगी जहाँ पे कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, क्वेश्चन में जो एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे वो डिफरेंट होंगे, वही ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। और मिनिमम वैल्यू होगा क्या? दैट विल माइनस डी बाई फोर, या फिर वैल्यू पुट करके देख लो, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? वाई विल बी 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 12 इंटू थ्री प्लस 30, तो 30 प्लस 18 48 माइनस 36, तो वाई इक्वल 12 हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। ये वैल्यू लाख्स में है, लैक्स ऑफ रुपीज़ में है, तो थर्ड क्वार्टर में 12 लैक्स विल बी अवर मिनिमम प्रॉफिट, बाकी टाइम पे प्रॉफिट इससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, बट अगर तुमने कोई टॉपिक मिस कर दिया होगा, स्किप कर दिया होगा, उसको रिवाइज नहीं किया होगा, जैसे क्वाड्रेटिक को रिवाइज नहीं किया हो, या तुमने ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल सिंपल फॉर्मूले या बेसिक चीज़ें नहीं थी, तुम्हें यही नहीं पता हो, या ये चीज़ तुम डर गए हो, भले ही पता हो, क्योंकि पता तो आई बिलीव होगा कि टेन अल्फा और कॉट अल्फा में या टेन थीटा कॉट थीटा में क्या फ़र्क होता है, बट इन द एंड एग्जाम के टाइम में वो प्रेशर में आ जाना और फिर उन चीज़ों को डायरेक्टली स्किप कर देना कि इसको तो शक्ल ही नहीं देखनी इसकी। ठीक है, तो कभी कभी वो वहाँ पे 2-5 सेकंड और थोड़ा सा फास्ट करोगे तो अगर बीच में नहीं देखा तो लास्ट में देखने का टाइम मिल जाएगा, कि एंड में तुम्हारे पास 2-5 मिनट, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पेपर ऐसा था कि ऐसे पेपर में तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचना चाहिए, तो दैट तुम्हारे पास अगर कुछ क्वेश्चन तुम्हें बीच में 2-4 छोड़ दिया तो उनको लास्ट में अटेम्प्ट कर सको, ट्राई कर सको। ठीक है, तो आई बिलीव कि तुम्हारे क्वेश्चंस बढ़िया हुए होंगे। अगर तुमने ये सेशन देखा है पूरा का पूरा, तो सारी सारी बातें समझ आएंगे। सेशन अगर पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और साथ में कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना अगर तुमने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, तुमसे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, और कितने क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हें एग्जाम कंडीशंस में एग्जाम टाइम में करने चाहिए थे और तुमने स्किप कर दिए। ठीक है, क्योंकि वो गलती अगर हुई है तो मेक श्योर अगर आगे अटेम्प्ट दे रहे हो तुम, तो वहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम में अपना मोमेंटम बना के रखना है और अपने आपको फोकस रखना है, वहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। देखो, बीच में तो डेफिनेट सी बात है कि हमें स्किप करते चलना है उन चीज़ों को जो कि हमें बिल्कुल भी टच नहीं किया है, बट बाद में थोड़ा सा ऐसा टाइम जरूर बचा के रखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो जो हमें लग रहा हो कि डिफिकल्ट हो बट डुएबल हो, तो अगर थोड़ा टाइम हमारे पास पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली फिर उस क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा ईजी पेपर आता है तो वहाँ पे तो हमें टाइम ज़रूर से लास्ट में रखना चाहिए ऐसा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, इतनी भी तसल्ली से नहीं करना है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हमारे कम रह जाए, क्योंकि जब इजी पेपर होगा तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। चलो, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव कि सारी बातें समझ में आई होंगी और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और दैट्स ऑल, इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।